ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 61। देखते देखते कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। विराज ने बादल को मधु के ऊपर नज़र रखने के लिए कह दिया था। उसे ऐसा लगता था कि कहीं मधु का इंस्टीट्यूट के अंदर किसी लड़के के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा, जिस वजह से बादल ने उस इंस्टीट्यूट के अंदर एक आदमी को पैसे देकर मधु के ऊपर नज़र रखने के लिए रख दिया। वह पल पल की खबर बादल को दिया करता था और बादल विराज को देता। मधु की रूटीन जो भी सुबह जाना और दोपहर को रिटर्न घर आना, उसके बाद उसे कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि घर आने के बाद वह घर के लोगों के साथ घुल मिल जाती। आज मधु रेडी हो रही थी कि उसी वक्त कमरे में विराज आया। उसके हाथ में ब्लड लगा हुआ था। अंदर आते ही विराज ने अपना जैकेट निकालकर सोफे पर फेंक दिया। उसके कपड़े देखकर ही पता चल रहा था कि वह एक्सरसाइज करके आ रहा है, और मधु की नज़र जैसे उसके ब्लड पर गया तो वह एकदम से डर गई। मधु विराज के पास आकर उसका हाथ पकड़ घबराती हुई आवाज़ में बोली, ये चोट कैसे लगा आपको? क्या हुआ? मधु बहुत फिक्र करते हुए पूछी। उसकी आवाज़ सुनकर विराज उसके तरफ देखने लगा। बगैर कुछ बोले वह वॉशरूम की तरफ जा रहा था, पर मधु उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोली, प्लीज़ बताइए, आपको चोट कैसे लगा? मधु ये बोलते वक्त विराज का हाथ पकड़ के उसे सोफे पर बिठा दी और जल्दी से मेडिकल किट लेकर आई और उसमें से कॉटन लेकर उसके जहाँ पर ब्लड लगा था वह क्लीन करने लगी। वैसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगा था, पर उसके हाथ पर स्क्रैच और हल्का ब्लड लगा हुआ था। मधु जल्दी से क्लीन की और उसके बाद ड्रेसिंग की। विराज कुछ बोला नहीं, बल्कि चुपचाप उसे देखे जा रहा था। ड्रेसिंग करने के बाद मधु ने विराज के आंखों में देखते हुए बोली, नहाने के वक्त हाथ पर पानी मत जाने देना, और उसमें से एक दवा टेबल पर रखते हुए बोली, ब्रेकफास्ट करने के बाद ये दवाई आपको खाना पड़ेगा, ताकि यह लगी हुई जख्म जल्दी से ठीक हो जाए। विराज कुछ भी बोल नहीं रहा था, बल्कि मधु जो कह रही थी वैसे ही फॉलो कर रहा था। थोड़ी देर बाद विराज फ्रेश होकर बाहर निकला और नीचे ब्रेकफास्ट करने आया। विराज उसके हाथ पर लगा बैंडेज देख महिमा जी फिक्र करते हुए पूछने लगी, विराज बेटा, ये चोट तुम्हें कैसे लगा? विराज बताना तो नहीं चाहता था, पर महिमा जी के बार बार पूछने पर आखिर उसे बताना ही पड़ा। मॉम, सुबह वर्कआउट के लिए बाहर गया था, उसी वक्त छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, बाकी कुछ नहीं। बेचारी महिमा जी क्या ही कहें। ब्रेकफास्ट करने के बाद मधु का दिया हुआ मेडिसिन्स विराज ने खा लिया और मधु को इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद खुद क्लब पहुंच गया। दोपहर में जब मधु इंस्टीट्यूट से बाहर निकली तो वह सबसे पहले विराज को कॉल की, पर विराज ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। जो देख ड्राइवर से बोली, ब्लैक बेरी क्लब चलिए। ड्राइवर पहले तो मना किया, पर मधु ने दूसरी बार कहा तो वह सीधे ब्लैक बेरी क्लब पहुंचा। मधु कार में से बाहर निकली और चलते हुए सीधे विराज के कैबिन में पहुंची। विराज फ़ोन पर बातें कर रहा था, पर मधु को देख उसे देखता ही रह गया। मधु उसके सामने जाकर बैठ गई। करीब विराज 5 मिनट तक फ़ोन पर बातें करते रहा। उसके बाद जब वह कॉल कट किया तो मधु मेडिकल बॉक्स खोलकर विराज को वापस ड्रेसिंग की और उसी के साथ एक और उसे मेडिसिन्स खाने के लिए दी। विराज मेडिसिन्स साइड में रखा और कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मधु कुछ बोली नहीं, चुपचाप बैठी रही। विराज अपने काम में बिजी हो गया। मधु कभी उसे देखती तो कभी उसके काम को देख रही थी। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा और यह कॉल महिमा जी का था। मधु उनसे बातें करने लगी। बातों से ही विराज समझ गया कि वह उसकी मॉम से बातें कर रही है, और वह अच्छे से समझ गया कि मधु अभी तक लंच नहीं किया है। जो देख उसने वेटर को कॉल किया और अपने कैबिन में खाना मंगवा लिया। थोड़ी देर में वेटर खाने की ट्रॉली लेकर आया।
2 प्लेट में खाना लगाकर वह चला गया। उसके जाने के बाद विराज ने मधु को खाना खाने के लिए कहा, बल्कि वह खुद भी उसके साथ खाना खाने बैठ गया। दोनों चुपचाप खाना खाए। उसके बाद मधु का दिया हुआ मेडिसिन्स विराज ने खा लिया। उसके बाद मधु घर जाने के लिए निकल पड़ी। उसके जाने के बाद विराज मधु के बारे में सोचने लगा, बल्कि उसके किए हुए ड्रेसिंग को देखने लगा। 1 महीने बाद। इन 1 महीनों में विराज और मधु दोनों काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गए थे। बहुत नोक-झोंक हुआ, छोटी-छोटी वह लड़ाइयाँ भी करते थे, यहाँ तक कि बेड पर हद से ज़्यादा मस्ती भी करने लगे थे। देखा जाए तो वह दोनों बहुत करीब आ चुके थे। अब तो एक दूसरे की कमियों को भी पहचानने लगे थे, एक दूसरे की अच्छाइयाँ भी पहचान चुके थे। विराज ने रवि की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी करवा दिया था और रवि को जब भी टाइम मिलता था वह ब्लैकबेरी क्लब में जाकर बहुत कुछ सीखता था, जो मधु को बहुत अच्छा लगने लगा था। और उसकी मॉम की देखभाल के लिए विराज ने फ्लैट में एक सर्वेंट रख दिया था और उनकी सभी चीज़ों का वह बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा। इन सब से मधु को बहुत अच्छा लगता। 1 महीने में ध्रुव कई बार भूमि से बात किया। वह कितनी बार तो कहा होगा कि रोशनी से बात करना है, और भूमि ने जितनी बार रोशनी को अपना फ़ोन देती, रोशनी कोई ना कोई काम की वजह से बहाना बना लेती, पर वह एक बार भी ध्रुव से बात नहीं की। ध्रुव की फैमिली ने मिलकर नारायण जी को बताया। जब नारायण जी को यह बात पता चला तो उन्हें भी बहुत बुरा लगा। ध्रुव नारायण जी के पैर पकड़कर रोने लगा कि उसे रोशनी चाहिए, अब वह उसके बगैर नहीं रह सकता। ध्रुव को इतना रोता हुआ देख नारायण जी को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी बहन से बात करूँगा। ध्रुव ने भूमि को सब कुछ पहले ही बता दिया था। भूमि ने सही मौका देखकर उसने ओम को भी बताई। अब जाकर ओम को सब कुछ समझ में आया कि उसकी बहन का डिप्रेशन में जाने का कारण क्या था, और शादी में ध्रुव का आना, उससे बातें करना, यह सब उसे अच्छे से समझ आ गया। ओम ने ध्रुव से फ़ोन पर बातें किया और उसे और उसकी फैमिली वाले को घर आने के लिए इनवाइट किया, जो सुनकर ध्रुव का तो खुशी के मारे पागल होने लगा। वह जल्दी जल्दी रोशनी से मिलने जाने की तैयारी करने लगा, उसकी पसंद नापसंद की चीज़ लेने लगा। 2 दिन बाद ध्रुव और ध्रुव की फैमिली और नारायण जी सभी लोग सुबह सुबह गोदरेज मेंशन आ पहुँचे, जो देख भूमि और काशी जी सभी की खातिरदारी करने में लग गई। जब रोशनी ने ध्रुव को अपने घर देखी तो वह डर गई। उसे लगा कहीं ध्रुव दोनों के बीच में जो कुछ हुआ वह सबको बता ना दे, पर वह जानती थी कि ध्रुव ऐसा कभी नहीं करेगा। ओम ने अपनी बहन को अपने पास बुलाया और बिठाया। घर के बड़े लोग आपस में शादी की बातें करने लगे, और जैसे रोशनी शादी के शब्द सुनी तो वह ध्रुव को देखने लगी। ओम उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, रोशनी, मुझे सब कुछ पता है कि तुम ध्रुव को बचपन से पसंद करती हो, पर वह तुम्हें नहीं करता था, पर अब वह तुम्हें करने लगा है। ओम ने जैसे इतना कहा कि रोशनी उसके गले लिपटकर जोर से रोने लगी। वहाँ मौजूद सब देखने लगे। ओम ने अपनी बहन को चुप करवाया और ध्रुव से कहा, जाओ तुम दोनों पहले जो शिकायतें हैं क्लियर कर लो, उसके बाद हम शादी का डेट निकालेंगे। जब दोनों कमरे में बात करने आए तो रोशनी रोते हुए बोली, तुम तो रिया से प्यार करते हो ना? हाँ, करता था, पर अब नहीं करता हूँ, क्योंकि वह मेरी गलती थी। मैंने तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, तुम्हें ठुकरा कर मैं सबसे बड़ी गलती कर दी, जिसकी सज़ा मुझे अच्छे से मिला। जब तुम मुझे छोड़कर गई, उसी वक्त रिया भी छोड़कर दूसरे के साथ सेटल हो गई। ध्रुव ने सब कुछ उसे सच सच बता दिया, जो सुनकर रोशनी को भी बुरा लगा। वह बार बार रोए जा रही थी।
रोशनी ने अपनी सारी तकलीफ़ें बताई कि वह एक एक दिन किस तरह मुश्किल से निकाल रही थी, यहाँ तक कि वह रोज़ मेडिसिन्स खाकर वह जी रही है। ये सब सुनकर ध्रुव भी रोने लगा, बल्कि दोनों काफ़ी देर तक रोते रहे। ध्रुव रोशनी को यकीन दिलाते हुए कहा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखूँगा। रोशनी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर गुस्सा निकालो, मुझे अच्छा लगेगा। मैं पहले वाला ध्रुव बनना चाहता हूँ, जब हम दोनों हंसते थे, खेलते थे। मैं तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहता। ध्रुव के मुंह से यह सब सुनकर रोशनी को अच्छा लग रहा था, फिर भी उसके आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहा। वह लगातार रोए जा रही थी कि तभी भूमि कमरे में आई और वह भी दोनों को समझाने लगी कि देर ही सही पर ध्रुव को समझ तो आया। भूमि मुस्कुराते हुए दोनों से पूछी, तो अब बताओ मैं नीचे जाकर क्या कहूँ कि तुम दोनों राजी हो? भूमि की बातें सुनकर ध्रुव और रोशनी एक दूसरे को देखने लगे और साथ में दोनों ने हाँ कहा, जो सुनकर भूमि जोर से हंसने लगी और दोनों को अपने साथ नीचे लेकर गई। उन तीनों को इतना खुश देखकर सब लोग समझ गए। ओम ने सभी से कहा, मैं अपनी बहन की शादी 1 साल के बाद करूँगा, क्योंकि अभी उसका फाइनल एग्ज़ाम्स हुआ है। मैं चाहता हूँ वह 1 साल और हमारे साथ रहे, कंपनी ज्वाइन करे और टैलेंट उसके अंदर आ जाए, क्योंकि मेरी जितनी भी शेयर्स है मैं उसमें से अपनी बहन के नाम भी करने वाला हूँ, जिसे वह अच्छे से हैंडल कर सके। ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग खुश हो गए और ओम के बातों से सभी लोग सहमति होते हुए हाँ भर दिया। ध्रुव और रोशनी भी खुश हो गए। भूमि ने सभी का मुंह मीठा करवाई और यह खुशी का माहौल हर रिश्तेदारों में हर किसी को खबर पहुंच गया। 2 महीने बाद भूमि का रात में तबीयत डाउन हो गया था, जिसकी वजह से ओम उसे सुबह हॉस्पिटल लेकर गया और जब डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि वह 15 दिन से प्रेग्नेंट है। यह सुनकर तो ओम खुश हो गया और भूमि की तरफ देखने लगा, क्योंकि ओम को डर था कहीं भूमि वापस अबॉर्शन करने के लिए ना सोचे। पर इस बार भूमि यह खुशखबरी सुनकर वह ओम के गले लिपटकर उसे बधाई देने लगी। यह देखकर ओम को बहुत अच्छा लगा, वरना वह तो डर रहा था। ओम ने आज ऑफिस की छुट्टी ले लिया और भूमि को जब घर लेकर आया तो सबसे पहले उसने अपने दादा दादी को ये खुशखबरी दिया। उसी वक्त उसकी मॉम नीचे आई और वह अपनी मॉम के गले लिपटकर उन्हें भी खुशखबरी दिया। घर में खुशी का माहौल बन गया। रोशनी तो मिठाई लेकर पूरे लिविंग एरिया में कूदने लगी। काशी जी ने मिठाई के डब्बे और चांदी की प्रतिमा और बहुत कुछ चीज़ें दिनेश जी के घर भिजवाए। बाकी भी अपने रिश्तेदारों में अभी से बांटना चालू कर दी। दिनेश जी और अंजना जी को जब यह पता चला कि उनकी बेटी माँ बनने वाली है तो वो बहुत खुश हो गए, बल्कि उससे मिलने के लिए वे दोनों मेंशन आए। सभी लोग एक दूसरे को खुशी बांटने लगे। जब ये खुशखबरी कोठारी मेंशन पहुंचा तो महिमा जी खुश हो गई और उन्होंने अपनी बेटे और बहू को देखकर कहा, अब तुम दोनों भी जल्दी से खुशखबरी दे दो। यह सुनकर मधु जो खाना खा रही थी वह बाइट उसके गले से उतर नहीं रहा था, पर विराज ने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। इन दिनों विराज मधु को अपने साथ लेकर होटल आया जाया करता था। बीच बीच में वह मधु को अपने साथ होटल में लेकर रुक जाता था। मधु अब उसकी जिम्मेदारी बनी चुकी थी, इसलिए तो वह आज तक शादी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे भी पता था कि शादी करना कोई खेल नहीं है, बल्कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा, जो कि वह अच्छे से मधु का जिम्मेदारी ले रहा था। विराज और मधु बहुत सारा शॉपिंग के लिए भी गए थे। विराज की पसंद की मधु ने कई बार ड्रेस पहनी। विराज
मधु को लेकर किसी का गुस्सा नहीं करता था और ना ही उनमें किसी बात को लेकर बहस होता है, क्योंकि विराज काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा था। तो वहीं मधु की फैमिली में बिजी रहने लगी थी और रात में जब भी दोनों साथ में सोते तो उन दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होता। विराज से बहुत बार उसे किस कर चुका था, यहाँ तक कि रात में उसे अपनी बाहों में भी लेकर सोता था, पर जब से शादी हुआ था वह एक बार भी उसके साथ फिजिकल नहीं हुआ था। अब मधु भी उसकी सारी चीज़ों पर कब्जा कर चुकी थी, जैसे उसका कमरा, उसका वार्डरोब, यहाँ तक कि उसकी दिल और दिमाग, हर जगह पर मधु का ही कब्जा था। विराज मधु के लिए वक्त नहीं निकालता था और ना ही अभी तक वह उसे हनीमून के लिए लेकर गया, जिसकी वजह से उसकी बहन उसे हमेशा बोला करती थी, भाई आप हनीमून के लिए कब जाएंगे? बाकी लोग तो शादी होते चले जाते हैं, आप कब जाएंगे? विराज जब होटल आया तो वह सोचने लगा कि क्यों न वह मधु को लेकर कहीं बाहर जाए। मधु का भी मन हो पर वह कह नहीं पाती, ऐसा भी हो सकता है। ये सोचकर उसने मन बना लिया कि वह मधु को लेकर जाएगा, बाहर कहीं घुमाने जाएगा। आज दोपहर में मधु ब्लैकबेरी आई थी और वह सबसे पहले उस होटल का फेमस डिश खाई और खाने के बाद जब वह कमरे में आराम करने आई पर उसे नींद नहीं आ रहा था और वह वहाँ सभी चीज़ों को देख रही थी, तभी उसके हाथ एक पेन ड्राइव लग गया और वह विराज के ही लैपटॉप में वह पेन ड्राइव लगाकर देखने लगी। यह पेन ड्राइव कोई और नहीं बल्कि विराज उसके साथ जब फर्स्ट टाइम फिजिकल हुआ था उसका रिकॉर्डिंग उस पेन ड्राइव में था। मधु यह सब देखकर दंग हो गई, उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगा। फिर से एक बार उसका दर्द ताज़ा हो गया और विराज से नफरत करने लगी। बहुत हिम्मत करके पूरा वीडियो देखी कि वह किस तरह विराज के सामने नेक थी। देखने के साथ साथ में लगातार रोए भी जा रही थी। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और विराज अंदर आते हुए कहा, बहुत जल्दी आ गई तुम, कब से मेरा इंतज़ार कर रही हो। सॉरी मैं मीटिंग में था, चलो साथ में खाना खाते हैं। विराज ये बोलते वक्त एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हुआ, बड़े गौर से मधु को देखा जो लैपटॉप में नज़रें गड़ाए देख रही है और आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहा है। उसको इस तरह रोता देख विराज उसके पास आया और लैपटॉप में झांक कर देखा तो देखता ही रह गया। आखिरकार वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मधु को वह वीडियो हाथ लग गया और उसने देख ली जो विराज ने अभी तक संभाल के रखा था। विराज ने लैपटॉप बंद करके साइड में रख दिया और मधु का हाथ पकड़ उसे खड़ा किया। मधु रोते हुए गुस्से में उसे देख रही थी। विराज उसके आंसू पोंछते हुए बोला, तुम्हें यह नहीं देखना चाहिए था। क्यों नहीं देखना चाहिए था? ये देखने से तुम्हारी सच्चाई समझ में आ गया जो कुछ महीने से मैं भूल गई थी। मधु इतना बोलकर वहाँ से जाने लगी। वह जा पाती कि विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने करीब कर के पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं अपनी मम्मी के पास जा रही हूँ। विराज तुरंत उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया, अपना चेहरा उसके कंधे पर रख प्यार से बोला, गलती से भी मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत। बहुत मुश्किल से तुम्हें हासिल किया हूँ, अपना बनाया हूँ, अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता। छोड़ो मुझे, जाने दो, दर्द हो रहा है। विराज ने तुरंत उसे छोड़ा और उसकी बाहें पकड़ के अपनी तरफ घुमाया और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ प्यार से समझाते हुए कहा, देखो जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए सॉरी, पर तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं होने दे सकता। मधु रोते हुए उसे देख रही थी। विराज ने पहले उसके आंसू पोंछे
उसके बाद उसके माथे पर किस किया। विराज वापस उसे प्यार से समझाते हुए कहा, मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे अपनी गलती का पछतावा भी है। तुम्हें मैं या कोई और कभी हर्ट नहीं करेगा। विराज का इतना कहना कि मधु अपने दोनों हाथों से उसके चेस्ट पर जोर जोर से मारने लगी। विराज ने कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उसके हाथों से मार खाता रहा। जब मधु का मन भर गया और वह अपना चेहरा उसके सीने में छुपाकर जोर जोर से रोने लगी, विराज ने उसे खुद से दूर किया और उसके होठों पे होठ रख किस करने लगा। मधु का रोना चालू था, पर धीरे धीरे किस के वजह से वह चुप हो गई। जब विराज को महसूस हुआ कि मधु शांत हो गई, तब किस करना बंद किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। 10 मिनट तक उसे अपने सीने से लगाए रहा। उसके ऐसे करने से मधु को भी अच्छा महसूस हुआ, पूरी तरह शांत हो गई। तब उसे खुद से दूर किया और बेड पर बैठाया और खुद नीचे घुटने के बल बैठकर अपना सिर उसके गोद में रखकर प्यार से कहा, जितना गुस्सा करना है कर लो, मैं तुम्हें मना लूँगा, पर मुझसे दूर मत जाना। मधु रो तो नहीं रही थी, बल्कि हल्की हल्की सिसकियाँ लिए जा रही थी, जो विराज अच्छे से सुन पा रहा था। विराज उठा और मैनेजर को कॉल किया और रूम में खाना भेजने के लिए कह दिया। थोड़ी देर में 3 वेटर उसके लिए खाना लेकर कमरे में आए। उनके जाने के बाद विराज ने दरवाज़ा बंद किया और हाथ वॉश करके आया। अपने हाथों से मधु को खाना खिलाया। पहले तो मधु ना कर रही थी, पर उसके रिक्वेस्ट करने पर खाने लगी, क्योंकि विराज ने उसे मना लिया था। रात 8 बजे मधु बेड पर लेटी थी। रोने और खाना खाने की वजह से उसे नींद आ गया था। अब जाके वह उठी थी। विराज उसके बगल में लेटा था। वह उसे छोड़ कर नहीं गया। विराज को डर था कहीं मधु छोड़ के उसे चली ना जाए। वह जैसे उठी, विराज भी उठा और उसकी कमर में हाथ डालकर एकदम अपने करीब कर लिया। दोनों का चेहरा एकदम सामने था। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे को महसूस हो रहा था। विराज अपनी एक उंगली से उसके गर्दन पर फेरने लगा, जो देख मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। विराज मुस्कुराया और उसके तरफ बढ़ने लगा और एक बार फिर से किस करने लगा। इस बार विराज अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वह अपना हाथ उसके पूरे शरीर पर फेरने लगा। उसने जैसे उसके ब्लाउज़ का हुक खोला कि मधु उसे रोकने लगी। विराज अपनी नशीली आंखों से उसे देखकर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज़ मधु, बहुत चाहता हूँ तुम्हें। उस वीडियो को हमेशा देखा करता था। मेरी इच्छा तुम्हारे साथ और बढ़ गया है, पर अपनी ईगो की वजह से तुम्हें कह नहीं पाया, पर आज मना मत करना। किस करने की वजह से मधु के अंदर भी हिट बढ़ गया था और अगर वीडियो नहीं देखी होती तो वह तुरंत विराज की चपेट में आ गई होती, पर वीडियो देखने से उसका थोड़ा गुस्सा तो बनता है। आखिरकार अब उसका पति है। थोड़ा नखरा दिखाते हुए वह मान गई। विराज किस करते करते उसके पूरे कपड़े उतार दिए और साथ में अपने भी। अब दोनों पूरी तरह नेक्ड हो गए। विराज उसके मुलायम शरीर को चूमना चालू कर दिया। देखते देखते विराज उसके अंदर एंटर हुआ। स्टार्टिंग में मधु को दर्द होने लगा, पर विराज ने हैंडल कर लिया। बड़े प्यार से उसके साथ इंटीमेट होने लगा। मधु भी उसका पूरा साथ दे रही थी। शादी होने के बाद दोनों का पहला टाइम था, इसलिए दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा था। तकरीबन रात के 11 बजे विराज ने उसे छोड़ा। दोनों ढेर सारी बातें करने लगे। उसके बाद वापस दोनों इंटीमेट हुए। करीब 2 बजे रात को जाकर दोनों सोए। अगली सुबह मधु की जब आँख खुला तब शरीर में दर्द महसूस हो रहा था और वह उठने की कोशिश की, पर उठ नहीं पा रही थी।
वह आंखें खोलकर सामने देखी तो विराज पेट के बल लेटा था। दोनों के ऊपर ब्लैंकेट था पर दोनों ने कपड़े नहीं पहने थे। विराज के मस्कुलर बॉडी पर मधु ने बहुत सारे निशान छोड़े थे जो देखकर वह मुस्कुराने लगी और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके शोल्डर को छू रही थी। उतने में विराज ने आंखें खोल दिया। वह उसके कमर में हाथ डालकर अपने करीब किया, उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, कब से मुझे देख रही हो? मैं तो अभी उठी। मधु नजरें चुराते हुए बोली। जो देख विराज उसके माथे पर किस करते कहा, चलो फ्रेश होने। मधु अभी उठना नहीं चाहती थी पर विराज उसे जबरदस्ती उठाकर वॉशरूम में ले गया और दोनों साथ में शावर लिए। उसके बाद दोनों रेडी होकर नीचे आए और साथ में ब्रेकफास्ट किए। 8 महीने बाद गोदरेज मेंशन। भूमि को प्रेग्नेंट हुए पूरे 8 महीना हो गया था। अब उसका पेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। उसे उठने बैठने में भी दिक्कत होने लगा पर ओम उसका बहुत ख्याल रखने लगा था, बल्कि घर के सभी मेंबर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। अब जय भी कंपनी ज्वाइन कर लिया था, यहाँ तक कि रोशनी भी ऑफिस जाने लगी थी। दिनेश जी और अंजना जी को अपनी बेटी की फिक्र लगा हुआ था। काशी जी दिन भर भूमि के आगे पीछे घूमा करती थी। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह खुद किया करती थी, उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने देती। 8 मंथ 21 डेज। आज भूमि को हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि सुबह से उसके शरीर में दर्द हो रहा था। सुबह से लेकर शाम तक वह हॉस्पिटल में ही थी पर रात 10 बजे उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई और उसने बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म दिया। वह सुबह जब हॉस्पिटल गई उसी वक्त मधु, रोशनी, विधि और अंजना जी, दिनेश जी, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ कोई शादी का माहौल हो। जब डॉक्टर ने बताया कि उसने लड़की को जन्म दिया है तो सभी खुशी के माले उछलने लगे। ओम भी बहुत खुश हो गया। जब उसे वार्ड में शिफ्ट किया गया तब बारी बारी से सभी लोग उससे मिलने जा रहे थे। सबसे पहले तो ओम और काशी जी गए थे। सभी लोग बहुत खुश थे। ओम की दादी ने तुरंत परी नाम रख दिया, जो सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद सबकी नज़र मधु और विराज पर गया क्योंकि दूसरा नंबर उन्हीं का था, बल्कि सबने विराज की मज़े भी लेने लगे। पर विराज तो विराज था, उसे शर्म कहाँ आता। उसने तो खुलेआम कहा, ओम, मैं भी चाहूँगा कि जब तुम्हारी बेटी का पहला बर्थडे आए उस वक्त मधु के गोद में नन्हा मुन्ना बच्चा रहेगा। उसका इतना कहना कि सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मधु को तो बहुत शर्म आने लगा, बल्कि वह वार्ड के अंदर चली गई। 3 दिन के बाद भूमि को घर ले जाया गया। पूरे मेंशन को सजा दिया गया था, यहाँ तक कि गरीब लोगों को कपड़े, मिठाई सब बांटा जा रहा था। परी तो अभी 3 दिन की थी पर उसे गोद में लेने के लिए रोशनी, विधि और सौम्या सब आपस में लड़ाई करने लगी, पर सभी लोग खुश थे। रोशनी और ध्रुव की शादी को अब लगभग 3 महीने रह गया था और अभी से ओम ने उसकी शादी की तैयारी करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कोठारी मेंशन। विराज मधु को लेकर 10 दिन के लिए दुबई जा रहा था क्योंकि उसका एक होटल रिगार्डिंग प्रोजेक्ट चालू करना था, जिसकी वजह से वह मधु को अपने साथ लेकर गया और इसी बहाने दोनों टाइम भी स्पेंड करने लगे। मधु की शादी जब से विराज के साथ हुआ था उसे टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि वह भी होटल जाने लगी थी और घर वालों के लिए वक्त, विराज के लिए वक्त निकालना वह अपनी लाइफ में बिजी हो गई। बल्कि विराज के साथ रहकर वह काफ़ी स्मार्ट होने लगी थी क्योंकि विराज उसे बहुत कुछ सिखा रहा था।
3 महीने बाद फाइनली वह दिन आ ही गया। ध्रुव और रोशनी की शादी जोरों शोरों में हो रही थी। अब परी भी 3 महीने की हो गई थी। वह सभी के चेहरे पहचानने लगी थी। जो उसे या ज़्यादा देर गोद में लेकर घुमाता, उसी के साथ वह रहने लगी थी। इन 3 महीनों में मधु भी प्रेग्नेंट हो गई थी और इस शादी में विराज उसका बहुत ही अच्छे से केयर कर रहा था। कहीं भाग दौड़ में वह कोई गलती ना कर दे। सभी लोग बहुत खुश थे। विदाई के वक्त सभी लोग रोने लग गए थे, क्योंकि देखा जाए तो पूरे परिवार में रोशनी की पहली शादी थी जो लड़की घर से जा रही थी। अब लड़कियां तो आज नहीं तो कल उन्हें शादी करके अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, जिसकी वजह से सभी ने दिल पर पत्थर रख लिया और रोशनी की विदाई हो गई। उसकी विदाई होने के बाद कुछ देर सभी लोग उदास होकर बैठे रहे। उसके बाद सब साथ में मिलकर खाना खाए। एक हफ्ते बाद आज विराज ने ब्लैकबेरी क्लब में पार्टी रखा था और उसने मीडिया वालों के सामने अनाउंसमेंट किया कि वह बहुत जल्द फादर बनने वाला है, जो सुनकर तुरंत न्यूज़ हाईलाइट हो गया। इस पार्टी में रोशनी, ध्रुव, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था और सभी के चेहरे पर खुशी थी। सब साथ में मिलकर यह पल एंजॉय कर रहे थे। द एंड स्टोरी। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आता रहता है, फिर भी हम सब सफ़र करते रहते हैं। कभी हंसकर तो कभी बगावत करके, बस वक्त कट रहा है। स्टोरी लिखने में मुझसे बहुत मिस्टेक भी हुआ है, जैसे कि वर्ड मिस्टेक हो जाता है, पर आप लोग फिर भी पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। आप सबके मैं कमेंट पढ़ती हूँ, कभी कभी तो हंसने लग जाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे अपनी दूसरी स्टोरी भी कंप्लीट करना है, युग मन्नत सीजन 2, उसे भी जल्दी कंप्लीट कर दूंगी और उम्मीद करूंगी कोई अच्छी कहानी लिखूं जो आप लोगों को पसंद आए। और आप लोग भी कुछ नया आइडिया दे सकते हैं तो मैं स्टोरी में ऐड कर दूंगी। चलिए बाय। आप सब अपना ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। कल से ब्लडी इश्क की स्टोरी मिलेगी। और हाँ, एक लास्ट कमेंट कर दीजिए प्लीज़, छोटू सा। थैंक यू।